गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। 12th क्लास इकोनॉमिक्स में आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड की मांग का सिद्धांत को लेकर आए हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक और कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो चैप्टर है वो डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको हमारे वो चैप्टर देखने हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट से वो चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। इसमें डिमांड क्या है, मीनिंग क्या है डिमांड का। डिमांड कैन बी डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स फॉर विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई, एबल टू बाई। मतलब कि जो डिमांड जो है हमारी वो क्या है, किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता उस मात्रा को खरीदने के इच्छुक हो, एबल टू बाई, और उसको खरीदने की योग्यता रखता हो, एट गिवन प्राइस, एक दिए गए कीमत पर, एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और दिए गए समय पर, एक निश्चित समय में। मतलब कि इसमें कहा गया है कि डिमांड क्या कहलाती है हमारी, कि किसी वस्तु की वह निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता उसकी जितनी भी क्वांटिटी खरीदने के इच्छुक है, योग्यता रखता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिमांड कब बनती है हमारी। डिमांड बनती है डिजायर टू बाई, मतलब उसके खरीदने की इच्छा। ठीक है, और परचेजिंग पावर, और उसको खरीदने की क्या होगी, पावर होनी चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। एंड विलिंग टू स्पेंड, और वो क्या होगा, उस पर खरीद, उस वस्तु पर, मतलब उस गुड्स पर एक्सपेंड करने के लिए भी क्या हो, इच्छा रखता हूँ। जब ये तीनों चीज़ मिल जाएगी तब वही क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। बट इनमें से अगर एक को भी हम निकाल दें तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। जैसे कि सपोज करो मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी इच्छा है डिजायर टू बाई की, खरीदने की, किसको, एक कार को। ठीक है, और मैं उस पर अपना जो हमारे पास पैसा है उसको भी खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं उस पर पैसा खर्च करने के लिए भी राजी हूँ, बट परचेजिंग पावर, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस कार को खरीद सकता हूँ। मतलब बीच में से हमारा निकल चुका है, तो ये हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड कब कहलाएगी, जब हमारे पास तीनों कंडीशन कंप्लीट होगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। आइए अब देखते हैं डिमांड के टाइप ऑफ डिमांड। डिमांड के यहाँ पे कितने टाइप गिवन है। डिमांड के यहाँ पे 2 टाइप गिवन है। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होते हैं, जब केवल हम एक ही कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर है उसकी डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। मार्केट डिमांड, जब हम एक तरह से एक मार्केट या एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के, जितने वहाँ पे कंज्यूमर हैं, उन सभी की डिमांड का कुल टोटल करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी मार्केट डिमांड कहलाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड हमारे यहाँ पे 2 टाइप में बढ़ जाती है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहलाएगा हमारा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक तरह से हमारा बनता है कि एक फिक्स टाइम, मतलब एक निश्चित समय में एक जो पर्सन होता है, मतलब एक जो कंज्यूमर होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट प्राइस पे, कि अलग अलग कीमतों पे उसकी जितनी भी मात्राएं, मतलब किसी गुड्स की जितने भी क्वांटिटी परचेज करता है, ठीक है, उस मतलब डिफरेंस प्राइस पे डिफरेंस क्वांटिटी परचेज करेगा, तो इसकी जो एक टेबल बनती है उसको ही हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, ये जो शेड्यूल बनेगा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हम कर्व बनाएंगे वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। आइए अब इसको एक टेबल और एक ग्राफ के द्वारा किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसको समझते हैं। ये हमारे पास आप देख रहे हो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाना है हमें। यहाँ पे हम एक गुड्स लेते हैं आइस, यहाँ पे है प्राइस ऑफ आइस, आइस का क्या प्राइस होगा, एंड डिमांड ऑफ क्वांटिटी, और उसकी क्या क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। सपोज करो कि जब प्राइस हमारे पास, ये जो प्राइस है हमारे पास रुपीज़ में है, जब हमारे पास प्राइस मतलब आइसक्रीम 1 रुपये की आती थी हमारे पास, तो हम उसकी 5 क्वांटिटी, 5 मात्राएँ, मतलब 4 क्वांटिटी, 4 मात्रा हम उसकी परचेज कर सकते थे। उसके बाद जब वो 2 रुपये की आई तो हम उसकी 3 क्वांटिटी परचेज करते हैं। जब वो 3 उसका प्राइस 3 रुपये हुआ तो हम 2 क्वांटिटी उसकी परचेज करते हैं। जब उसका प्राइस 4 रुपये हो जाता है तो हम उसकी एक ही क्वांटिटी परचेज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास शेड्यूल बना है, जो टेबल बनी है, ये क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के द्वारा हम एक ग्राफ
तैयार करेंगे उसको ही क्या कहेंगे हम, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व किस प्रकार से तैयार करना है। ये यहाँ पे साइड में देखो, आप देख रहे हो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या है कि यहाँ पे हम जब हमारे पास प्राइस कितना था, 1 रुपीज़ प्राइस, इधर प्राइस है हमारा वाई एक्स पे और एक्स एक्स पे हमारी है क्वांटिटी। जब प्राइस हमारे पास कितना था, 1 रुपीज़ था, तो हम क्या करते, 4 क्वांटिटी उसकी परचेज करते थे। तो ये हमारे ऐसे इसको लेंगे हम। ठीक है, जब प्राइस बढ़ के हमारा 2 रुपये हो जाता है तो हम उसकी 3 क्वांटिटी परचेज करते हैं। जब प्राइस बढ़ के 3 रुपये हो जाता है तो हम 2 क्वांटिटी परचेज करते हैं। और जो प्राइस बढ़कर हमारा 4 रुपीज़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 1 क्वांटिटी उसकी परचेज करते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को मिलाने से, इनको मिलाने से जो डिमांड कर्व हमारा बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, डीडी कर्व। ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का यहाँ पे ग्राफ तैयार हो चुका है। ठीक है, मतलब एक तरह से इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है हमारे पास, जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्या ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहलाएगा, डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में डिस्कस किया। आइए हम डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड वो होती है जब हम एक मार्केट के अंदर जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं उन सभी की जो उनकी डिफरेंट डिमांड है, मतलब उनकी जो अलग अलग डिमांड है, उन डिमांडों का जब टोटल करते हैं तो हमारी मार्केट डिमांड कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट डिमांड में हम सबसे पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट डिमांड के को शेड्यूल तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम पूरे मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं उनके बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते, हमने क्या किया वहाँ से, मतलब एक तरह से टेबल को सरल ईजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमने 2 व्यक्ति, 2 पर्सन ए एंड बी को यहाँ पे लिया है। ठीक है, सपोज करते हैं कि जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपीज़ थी, आइसक्रीम की कीमत 1 रुपीज़, 2, 3, 4। ठीक है, आइसक्रीम की जब 4 रुपीज़ तक है, जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपीज़ थी, जो ए था हमारा वो 4 आइसक्रीम परचेज करता था, जो बी है हमारे पास वो 5 आइसक्रीम परचेज करता है, मतलब ये से थोड़ी ज़्यादा करता है। 2 रुपीज़ होने पर ये 3 आइसक्रीम और ये 4 परचेज करेगा। 3 रुपीज़ होने पर ये 2 और ये 3, 4 होने पर ये 1 और ये 2। ये हमारे पास क्या हुआ, ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है। जब हम इन दोनों की डिमांड को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल डिमांड होके आएगी जिसको हम मार्केट डिमांड कहलाएंगे। ये कितना आएगा हमारे पास, 9, 7, 5, 3। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी डी एक मार्केट के अंदर जितने भी पर्सन होंगे या जितने भी कंज्यूमर होंगे उन सभी की डिमांड का हम टोटल कर लेंगे और वो टोटल हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट डिमांड में हमने मार्केट शेड्यूल को एक्सप्लेन किया। अब जो मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे हम, मार्केट डिमांड कर्व पे जो क्या होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसकी ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे और वही हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है, आइए अब इस टेबल से हम डिमांड कर्व कैसे तैयार करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, उसके द्वारा हम मार्केट डिमांड कर्व को कैसे प्रेजेंटेशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, आप स्क्रीन में देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि जब कीमत 1 रुपये थी तो जो ए था हमारे पास, ये ए पर्सन हुआ हमारे पास, ये बी पर्सन हुआ। ठीक है, तो जो जब कीमत 1 रुपये थी, जो ए है वो हमारे पास 4 यूनिट परचेज करता है, मतलब 4 क्वांटिटी परचेज करता है किसकी, आइसक्रीम की। 2 पर वो 3 हो जाती है, यहाँ पे 3 पर 2 और 4 पर 1। ठीक है, इनको मिलाने से जो डिमांड कर्व बनेगा वो हमारा ए का कहलाएगा, डी डी। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ए का डिमांड कर्व कहलाएगा। ठीक है, इसको हम ए डिमांड कर्व कह सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन के लिए। इसी तरह से बी में आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जब प्राइस कितना था, 1 रुपीज़ था आइसक्रीम का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 क्वांटिटी परचेज करते थे। ठीक है, और 2 पे 4, 3 पे 3, यहाँ पे आप स्क्रीन में टेबल में देख सकते हो, और 4 पे 2। ठीक है, तो यहाँ से जो डिमांड कर्व बन के आएगा हमारा, वो हमारा जो बन के आएगा वो बी का डिमांड कर्व हो गया। ये जो डी डी कर्व है हमारे पास, ये डी डी कर्व हमारा बी का डिमांड कर्व, बी डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व। ठीक है, इन दोनों के टोटल से हम एक तीसरा ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में जो मार्केट डिमांड कर्व है हमारे पास, जिसको हम एक तरह से मार्केट डिमांड कर्व कह सकते हैं। मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे जब हम, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में से आप देख रहे हो कि जब प्राइस 1 रुपये थी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 क्वांटिटी को परचेज करते हैं। मतलब ए और बी दोनों की मिला के क्वांटिटी कितनी होती है, 9। 2 पे हमारा 7, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो स्क्रीन पे जो शेड्यूल टेबल गिवन है वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। और 3 पे आती है हमारे पास 5। 3 पे हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। और 4 पे हमारे पास हो जाती है 3। तो इस तरह से जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ से जो डिमांड कर्व बन के चलेगा हमारा, ये जो डी डी कर्व कहलाएगा, ये हमारा ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों का जो मार्केट डिमांड कर्व है हमारे पास, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब जितनी भी डिमांड है ए और बी की, उन सभी का क्या होगा, टोटल होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया। जो हमारे पास फर्स्ट वाला है वो ए डिमांड कर्व, सेकंड वाला बी डिमांड कर्व, और थर्ड वाला जो सी पार्ट हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व के बारे में क्या है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आइए अब डिमांड कर्व, जो डिमांड है हमारे पास, डिमांड को इफेक्ट डालने वाले, डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, मतलब फंक्शन ऑफ डिमांड क्या है, फैक्टर ऑफ डिमांड क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फैक्टर ऑफ डिमांड। फैक्टर ऑफ डिमांड में क्या है कि हमने यहाँ पे मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे भी इसी तरह से जैसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बाद की तरह को हमने पढ़ा और फिर मार्केट डिमांड कर्व को हमने पढ़ा, इसी तरह से इनको फैक्टराइज करने के लिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी है और मार्केट डिमांड फंक्शन भी है। मतलब कि आप कह सकते हो इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर और मार्केट डिमांड फैक्टर, दोनों ही प्रकार के जो फैक्टर है इसको क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट डालते हैं, मतलब उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर की। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन क्या करते हैं, हमारी जो डिमांड है उसको इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर की। यहाँ पे इंडिविजुअल डी एक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या लगेगा, डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी। डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी, यहाँ पे जो एक्स है वो कॉमोडिटी कहलाएगा, कॉमोडिटी। ठीक है, एक्स कॉमोडिटी। एफ हमारा फलन फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर पी एक्स का मीनिंग यहाँ पे है प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, मतलब जिस कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं हम उसका प्राइस। पी आर का मीनिंग यहाँ पे हुआ है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जैसे कि हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स से रिलेटेड जो गुड्स हुआ उसका प्राइस। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की, टी एंड कॉफ़ी, तो टी से रिलेटेड गुड्स क्या हुआ, कॉफ़ी हुआ। इसी तरह से जब हम कोका कोला और लिम्का की बात करेंगे तो कोका कोला से रिलेटेड क्या हुआ, लिम्का हुआ। तो यहाँ पे जब हम कोका कोला की बात कर रहे हैं तो ये प्राइस क्या लगेगा हमारा, लिम्का का प्राइस, क्योंकि कोका कोला से रिलेटेड वस्तु हो गया हमारे पास, गुड्स हो गया। वाई यहाँ पे जो मतलब डिनोट होता है हमारा, ये होता है हमारा किससे, इनकम से। टी में हमारा क्या आएगा, टेस्टेज एंड प्रेफरेंस, इसको टीपी भी डाल सकते हैं, टेस्टेज एंड प्रेफरेंस, मतलब टेस्ट कि हम किस चीज़ में कितना रुचि लेना चाहते हैं या किस चीज़ को कितना प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ई का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मतलब हो गया संभावनाएं। अब हम इन वन बाय वन इन टॉपिकों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मार्केट डिमांड में कौन कौन सी चीज़ हमारे पास आएगी, मार्केट डिमांड में डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी जो डिमांड है, आईडीएफ का मतलब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वे सारे के सारे मार्केट डिमांड फंक्शन में आएंगे। जो अभी ये वाले यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे मार्केट डिमांड फंक्शन में हमारे पास ये आएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और बढ़ जाएंगे जिसको बोलते हैं हम एन यहाँ पे डिनोट करता है पॉपुलेशन से। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या से। जी मतलब होता है गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, एस का मतलब हो गया यहाँ पे सीजन मतलब जलवायु। और वाई डी करता है यहाँ पे वाई से इनकम, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपनी जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। तो ये जितने फैक्टर है मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर है। आइए अब हम इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर में सबसे पहले आ गया अवन प्राइस ऑफ
कमोडिटी ऑफ एक्स, कि एक्स जो वस्तु है उसका अपना प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मतलब अभी हमारे पास कमोडिटी है एक्स, अगर एक्स का जो प्राइस है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है, एक्स कमोडिटी का प्राइस जो है इंक्रीज होता है, तो उसकी जो डिमांड है डी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब किसी वस्तु आप देखते हो, जनरली आप रियल लाइफ में देख सकते हो, अगर किसी भी चीज़ की जो डिमांड है, मतलब प्राइस है, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम उसकी डिमांड कम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर उसका प्राइस कम होता है, उसका जो प्राइस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है यहाँ पे, तो हम उसकी जो डिमांड है, डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह एक्स कमोडिटी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आएगा कि जो पी आर अभी मैंने कहा था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे किस प्रकार से ये आपस में इफेक्ट डालते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के यहाँ पे आएंगे हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स की। गुड्स, उसके बाद हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या कहलाता है हमारे, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, और इसको बोलते हैं पूरक वस्तुएं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में गुड्स होते हैं जो जिसमें हम एक की जगह दूसरे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आ गया टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। अब मान के चलो कि अगर टी का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ टी का जो प्राइस है, अगर वो प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या करेगा, यहाँ से जो कंज्यूमर टी को पसंद करते थे और टी का जब प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ की जगह क्या होगा, कॉफ़ी, डिमांड ऑफ कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर टी का प्राइस डिक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या होगी, कॉफ़ी की, वह डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है बट दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, एक वस्तु का प्राइस घटता है तो दूसरी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है कि अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इसकी डिमांड कम होगी, इसके जो कंज्यूमर है, इसके जो ग्राहक है वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं, जब दो गुड्स मिलकर किसी एक कमोडिटी, मतलब किसी एक वस्तु को की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे मान लिया अब हमारे पास एक कार होगी, ठीक है, और हो गया पेट्रोल। कार और पेट्रोल दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक कमोडिटी, ठीक है, एक कमोडिटी की डिमांड को पूरा करते हैं। एक कमोडिटी की डिमांड को, मतलब एक वस्तु की डिमांड को पूरा करता है, दोनों ही मिलकर। ठीक है, अब इस तरह से मान लिया कई बार क्या होगा, अगर प्राइस, कार का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, जब कार का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि कार को खरीदना बंद कर देंगे। और जब हम कार को खरीदना बंद कर देंगे या कार चलाना बंद कर देंगे तो पेट्रोल की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, वो डिमांड अपने आप ही क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, प्राइस कार का बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर कार का प्राइस कम हो जाता है, तो क्या करेंगे, जो मतलब कि नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल इनकम वाले लोग हैं, वे भी क्या करें, कार को परचेज करने की कोशिश करें। जब वो कार को परचेज करेंगे तो उसको चलाएंगे, और उसको चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, पेट्रोल की ज़रूरत होगी, और जब पेट्रोल की ज़रूरत होगी, पेट्रोल की नीड्स होगी, तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्या होगी, वो इंक्रीज होएगी। तो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनका भी आपस में जो रिलेशन होता है वो भी हमारे क्या करता है, डिमांड को पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं उसमें एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक कमोडिटी का प्राइस लेस होता है तो दूसरे की डिमांड भी लेस होती है। बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड कम होगी, और एक का प्राइस घट रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स
दोनों ही मिलकर हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटेड गुड्स कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी इन मतलब डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में आप देखते हो कि यहाँ पे भी दो तरह से पार्ट हमारे बन जाएंगे, नॉर्मल गुड्स और इनफेरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है सामान्य वस्तुएं, और ये होती है घटिया वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। ठीक है, घटिया वस्तुएं। ठीक है, मतलब इनकी क्वालिटी क्या होती है, लो होती है, लो क्वालिटी। ठीक है, लो क्वालिटी। ठीक है, तो जो मान लिया इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब किसी मतलब कंज्यूमर की, जब किसी ग्राहक की इनकम बढ़ती है, जब उसकी इनकम क्या होगी, इनकम इंक्रीज होती है, तो उस वस्तु की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, अच्छी वस्तु खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अच्छी वस्तु क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। और जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है, ठीक है, इनकम हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे जो है वो क्या डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। इनफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो क्या होगा, इसकी डिमांड कम हो जाती है। मतलब जब आप मान लिया आपकी इनकम कम है तो आप क्या करते हो कि सस्ते कपड़े पहनते हो। ठीक है, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे, सस्ते कपड़े, सस्ता अनाज इनको खरीदना बंद कर दोगे। आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड के कपड़े पहनोगे, शक्ति भोग आटा ला के खाओगे। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी की इनकम बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड कम हो जाती है घटिया वस्तुओं की, इनफीरियर गुड्स की। और जब इनकम कम होती है हमारे पास, जब हमारी इनकम कम होती है तो हम क्या करते हैं, सस्ती चीज़ों की ओर जाते हैं, मतलब घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की ओर जाएंगे खरीदने के लिए, और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इनफीरियर गुड्स के बारे में इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है और नॉर्मल गुड्स में इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से जो इनकम होती है कंज्यूमर की, वो इनकम भी क्या करती है, डिमांड को इफेक्ट डालती है। ठीक है, मतलब डिमांड का एक फैक्टर बनती है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मान लिया कि अगर आपको किसी कमोडिटी, किसी वस्तु की रुचि या उसको प्रेफरेंस मतलब उसको प्राथमिकता देना बेटर लगता है, तो आप क्या करोगे, उसी चीज़ को परचेज करोगे। यहाँ पे टी टॉपिक था जो हमारे पास, टी मतलब टेस्टेड, जो अभी इंडिविजुअल डिमांड में देखा था। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड में लिखा हुआ है टी वगैरह। तो इस तरह से टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या करते हैं, अगर मान लिया देखो, अगर मान लिया हमें किसी ब्रांड में हमें रुचि है, किसी ब्रांड में हमको अच्छा टेस्ट है, तो हम चाहे वो ब्रांड कितना ही महंगा हो जाए, हम उसको ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद आ गया एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है संभावनाएं। ठीक है, संभावनाएं मतलब अगर कोई भी गुड्स है, उसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में हमें लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड अभी करना शुरू कर देंगे प्रेजेंट में। ठीक है, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस डिक्रीज होगा, फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड अब कम करेंगे। क्यों? जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड वहाँ बढ़ा देंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर अभी ये मतलब अनाउंसमेंट कर दी जाए कि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल पर 10 रुपये पर लीटर क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या करेंगे, अभी से पेट्रोल पे बाइकों की लंबी लाइन, कारों की लंबी लाइन लग जाएगी। क्यों? उनको पता है कि कल से पेट्रोल महंगा होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज भराने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ डिमांड और फंक्शन ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने क्या किया, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, मतलब उस वस्तु का अपना प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बारे में, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन के बारे में हमने यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में, मतलब फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड के जो फैक्टर है वो किस प्रकार से डिमांड को इफेक्ट डालते हैं।
तो आइए यहाँ पे मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन MDF, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ IDF, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में अभी अभी हमने क्या किया, डिस्कशन किया, वे सारे ही मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर आएंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि मार्केट डिमांड फंक्शन या मार्केट डिमांड फैक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना होगा। बट मैं भी यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि मैंने अभी अभी उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसी के साथ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में, जी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी, एंड एस मतलब सीजन्स, मौसम या जलवायु, एंड वाई डी का मतलब होता है जो हमारी इनकम है हम उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पॉपुलेशन, जिसको हम डॉट करते हैं एन से। ठीक है, पॉपुलेशन में यहाँ पे क्या करा है, देखो अगर किसी मार्केट में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है, अगर इंक्रीज होती है तो वहाँ पे जो डिमांड होगी, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी मार्केट में ज़्यादा जनसंख्या जाएगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेगी। ठीक है, तो इस तरह अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, जनसंख्या वहाँ पे क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ की डिमांड भी क्या होगी, किसी प्रोडक्ट भी वहाँ पे डिमांड भी कम होगी। तो इस तरह से पॉपुलेशन भी किसी वस्तु की डिमांड पे इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में जो सरकारी नीति होती है हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ है कि जब सरकार किसी कमोडिटी को महंगा करना चाहती है, मतलब किसी कमोडिटी, किसी वस्तु को महंगा करना चाहते हैं, तो सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगा देती है। टैक्स लगाने से उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, लोग बाग उसको कम परचेज करेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। तो इस तरह से टैक्स पॉलिसी के द्वारा भी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को महंगा या सस्ता कर सकती है। इसी प्रकार से जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, डिमांड बढ़ाना चाहती है, यहाँ पे प्राइस नहीं, डिमांड बढ़ाना चाहती है, तो उस पर क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने से क्या होता है, लोगों को उसमें कुछ छूट मिलती है, और जैसे ही लोगों को छूट मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है, उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से सीजन में क्या होता है कि मौसम या जलवायु, मौसम और जलवायु भी किसी वस्तु की डिमांड पर इफेक्ट डालती है। जैसे कि आप देखते हो कि पानीपत में और देहरादून में, पानीपत और देहरादून मतलब हरियाणा और देहरादून मतलब उत्तरांचल में कितना फ़र्क है कि जो हमारे यहाँ हरियाणा में कंबल्स वगैरह बनते हैं, गर्म कपड़े बनते हैं, उनकी डिमांड यहाँ पे कम है, बट देहरादून में डिमांड ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, सर्दियाँ स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है और लास्ट तक रहती है, तो इसलिए वहाँ पर डिमांड अधिक होती है। तो ये जो मौसम और जलवायु है ये भी किसी कमोडिटी या किसी वस्तु या किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट डालती है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, आय का वितरण। अगर हमारा आय का वितरण मतलब हमारे जो आय हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर वो हमारे सभी समय मतलब पूरे साल समान रहती है तो हम क्या करते हैं, वस्तु की अधिक डिमांड करते हैं। अगर हमारी आय क्या होती है, कम या ज़्यादा होती रहती है तो हम उसी तरह से वस्तु की डिमांड को भी कम कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा डिमांड का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने डिमांड के मीनिंग, टाइप ऑफ डिमांड, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में डिस्कस किया, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को इफेक्ट डालने वाले जो हमारे फैक्टर्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। और कल हम लेके आएंगे आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्लासेस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड होगा, जिसमें हम डिमांड के रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक डिमांड का किस प्रकार से शिफ्ट होता है, किस प्रकार से वो मतलब इधर से उधर सरकते हैं, और डिमांड जो कर्व होता है वो नेगेटिव क्यों होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मतलब डिमांड के बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप पर पहुँचेगी। और साथ ही साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।